19 जैसा बोगे वैसा काटोगे, पेंग ग्रुप के विचार। ये कैसे संभव है? यह अजय शर्मा कैसे हो सकता है? इसी बीच लियू दायोंग लगातार बुदबुदा रहा था। अजय शर्मा के पहले के शब्द उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे, तुम्हें निकाल दिया गया है। नहीं, एक दर्दनाक चीख के साथ लियू दायोंग आगे बढ़ी और अजय शर्मा के सामने घुटने टेक कर उसका पैर पकड़ लिया। अजय शर्मा, चेयरमैन लू, मुझे पता है कि मैं गलत था। पहले जो कुछ भी हुआ वह मेरी गलती थी। मैं अंधा, निर्लज और नीच था। मुझे आपके आदेश को चुराने के लिए अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए था। मैं कसम खाता हूं कि मैं फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। कृपया मुझे क्षमा करें। विशालकाय और भारी भरकम लियू दायोंग जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी नाक से बलगम और आंसू बह रहे थे। वह बुरी तरह रो रहा था। अगर आपको पता था कि आज ऐसा होगा तो आपने तब ऐसा क्यों किया? अजय शर्मा ने बिना किसी भाव परिवर्तन के यह बात कही। पास ही खड़े जोऊ जाओगन को पूरी कहानी समझ आ चुकी थी और उनके चेहरे पर गुस्से के भाव उभर आए। हरामखोर, एक नेता के तौर पर तुम मिसाल कायम करने में नाकाम रहे और तुमने इतना घिनौना काम किया। तुम्हें बर्खास्त किया जाता है। अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। जीजा जी, मेरे लिए सिफारिश कीजिएगा। वे मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते। जोऊ जाओगांग की बातें सुनकर लियू दायोंग पूरी तरह से टूट गया और मदद के लिए सीधे अपने बहनोई की ओर झपटा। उस क्षण युआन जिनजियांग को इस बदमाश से दिल से नफरत हो गई। अगर इस कमीने ने चिल्लाया ना होता तो सब ठीक होता, लेकिन जैसे ही उसने चिल्लाया, अजय शर्मा और जोऊ जाओगांग दोनों ने सीधे उसकी तरफ देखा। क्या यह उसे भी नीचे नहीं खींच रहा था? तुम्हारी मदद करूं। सपने देखना बंद करो। सुरक्षाकर्मियों, इस आदमी को तुरंत बाहर निकालो। ये संगठन के लिए कलंक है। बोलते बोलते उसने लपकते हुए लियू दायोंग को लात मारकर दूर धकेल दिया और गुस्से में दहाड़ मारी। अध्यक्ष लू और महाप्रबंधक जोऊ, आप निश्चिंत रहें। व्यापार की बात आती है तो मैं सच्चाई का साथ दूंगा, भले ही इसके लिए मुझे किसी रिश्तेदार की बलि देनी पड़े। युआन जिनजियांग पसीने से तरबतर था और बेताब होकर लियू दायोंग से दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारे मौन समर्थन के बिना क्या यह मोटा लियू मुसीबत खड़ी कर सकता था? तुम्हें भी नौकरी से निकाल दिया गया है। अजय शर्मा के शब्दों को सुनकर, जो नरक के फैसले की तरह लग रहे थे, युआन जिनजियांग भी फर्श पर गिर पड़ी। उन्होंने कई वर्षों तक संघर्ष किया और अंततः अपने वर्तमान पद तक पहुंचे, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि एक गलत कदम अब उसके भविष्य को बर्बाद कर देगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुमसे लड़ूंगा। शर्म और क्रोध से व्याकुल युआन जिनजियांग अब लियू दायोंग से घोर नफरत करने लगा था, जिसने उसे बर्बाद कर दिया था। वह आगे बढ़ा और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। सुरक्षाकर्मियों, इन दोनों को बाहर निकालो। जी श्रीमान। जोऊ जाओगांग का आदेश देखते ही सुरक्षाकर्मियों के एक समूह ने तुरंत उन्हें घेर लिया। दोनों आदमियों को झटपट पकड़ लिया और बाहर फेंक दिया। उनका बर्ताव बिल्कुल भी सौम्य नहीं था। उनके साथ यही होना चाहिए था। बुराई से बुराई ही पैदा होती है। बिल्कुल सही। इन दोनों बदमाशों ने कितने सहकर्मियों को धोखा देने के लिए साजिश रची है। आखिरकार उन्हें उनकी करनी का फल मिल ही गया। अब जिंदगी आसान हो जाएगी। मैंने सच में कभी उम्मीद नहीं की थी कि अजय शर्मा हमारे चेयरमैन बनेंगे। जी हाँ, अध्यक्ष ने आते ही लोगों के लिए कीटों का सफाया कर दिया। ये वाकई अद्भुत है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सभी को अपार संतुष्टि का अनुभव हुआ। उन्होंने अपने लंबे समय से दबे हुए गुस्से को बाहर निकाला और अजय शर्मा की जमकर प्रशंसा की। अजय शर्मा ने हंगामे को नजरअंदाज किया, एक औपचारिक जवाब दिया और हस्तांतरण की प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए जोऊ जाओगांग के साथ ऊपर चली गई। उनके लिए उनका हृदय असीम भावनाओं से भरा हुआ था। सीधे शब्दों में कहें तो ये सहकर्मी केवल इसलिए सिर झुका रहे थे क्योंकि वे किसी और के घर में रह रहे थे। सीधे शब्दों में कहें तो वे कायर और स्वार्थी थे, बुरी शक्तियों का सामना करने से डरते थे, केवल अपनी रक्षा के बारे में सोचते थे। लेकिन अगर वह अपनी वर्तमान स्थिति का इस्तेमाल करते हुए इन चीज़ों के बारे में बात करे तो शायद वे उसकी बात सुनेंगे, हालांकि केवल उसकी स्थिति के प्रति सम्मान के कारण ही। वह कोई संत नहीं थे और उन्हें उपदेश और उदाहरण के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से सभी के मूल्यों को सुधारने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हर किसी की अपनी नियति होती है। जो सोने का नाटक करता है उसे आप कभी जगा नहीं सकते। इसके अलावा भविष्य में उनकी और उनकी दुनिया का कोई मेल नहीं होगा, तो फिर और शब्दों से क्या फायदा होगा? जैसे ही वह सोच रहा था, सिस्टम की सूचना सुनाई दी। डिंग, होस्ट ने संगठन पर लगे कलंक को मिटा दिया है और एक सेकंड अवसर प्राप्त कर लिया है। डिंग, सामान शेल्फ पर रख दिया गया है। कृपया तय करें कि आप इसे खरीदना चाहते हैं या नहीं। अजय शर्मा दंग रह गया। उसे एहसास हुआ कि सिस्टम उसे हर बार किसी को अपमानित करने या कुछ खास घटनाओं को पूरा करने पर एक सेकंड अवसर से पुरस्कृत करता प्रतीत होता था। ये काफी रोमांचक था, जैसे किसी गेम में कोई छिपा हुआ मिशन ढूंढना। ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में उसे कई दिशाओं में विकास करने की आवश्यकता होगी ताकि वह इस तरह के और अधिक पुरस्कार प्राप्त कर सके। कुछ सोचते हुए उन्होंने पैनल खोल दिया। आइटम, पेंग ग्रुप के 35% शेयर, कीमत 1 युआन। दरअसल ये पेंग ग्रुप है। ये देखकर अजय शर्मा एक बार फिर सुखद आश्चर्यचकित हो गया। पेंग ग्रुप दिल्ली शहर के सबसे मजबूत प्रमुख उद्यमों में से एक है और साथ ही प्रांत का निर्माण सामग्री का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भी है, जिसके पास अपने 5 डॉक और सबसे बड़ी स्थानीय शिपिंग कंपनी है। इसका बाजार मूल्य ताइफू प्लाजा के बाजार मूल्य से 2 गुने से भी अधिक है, जो लगभग 70 अरब युआन है। अगर उसे अचानक 35% शेयर मिल जाएं, तो क्या वह सबसे बड़ा शेयरधारक नहीं बन जाएगा? उन्हें अखबार में पड़ी हुई एक खबर याद आई जिसमें लिखा था कि पेंग ग्रुप के चेयरमैन पेंग डालोंग के पास कंपनी के केवल 32% शेयर ही थे। कंपनी पर किसका नियंत्रण है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ इस 35% हिस्सेदारी से मिलने वाला वार्षिक लाभांश संभवतः 20 अरब युआन के करीब होगा, है ना? अगर वह ताइफू प्लाजा और होंग्यांग मैंशन से होने वाली आय को भी जोड़ दे तो उसकी वार्षिक आय आसानी से 20 अरब युआन से अधिक हो जाएगी।
ऊपर कार्यालय में झोऊ झाओगांग द्वारा सभी हस्तांतरण प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद उन्होंने अजय शर्मा को हॉन्फेंग रियल एस्टेट के सामने मौजूद वर्तमान समस्याओं के बारे में सच्चाई से विस्तार से बताया। आपका मतलब है कि सबसे अच्छा उपाय फेग्यांग जिले में उस महत्वपूर्ण भूखंड को सुरक्षित करना है? जी हाँ, उस जमीन को 5 भूखंडों में विभाजित किया जाएगा और कल से इसकी नीलामी शुरू होगी। लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने के कारण हर कोई स्वास्थ्य संरक्षण और छुट्टियों से संबंधित उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने लगा है। यह विशेष भूखंड समुद्र के बिल्कुल किनारे पर है। यदि वहां आलीशान मकान बनाए जाते हैं तो इसे खरीदने के लिए बहुत से लोग उमड़ पड़ेंगे, विशेष रूप से कोर प्लॉट नंबर 1। इसकी लोकेशन सबसे अच्छी है और यह सबसे बड़ा भी है, लेकिन यह सबसे महंगा भी है। मेरा अनुमान है कि बाकी 4 भूखंडों की कुल कीमत भी भूखंड संख्या 1 की कीमत के बराबर नहीं होगी। ओह, मैं समझा। तभी अजय शर्मा का फोन बज उठा। हेलो माँ, आप अभी क्यों फ़ोन कर रही हैं? क्या कुछ गड़बड़ है? चैन, मैं तुम्हें बस ये बताने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ। जिस कब्रिस्तान में तुम्हारे नाना को दफनाया गया है वह पुराना और जर्जर हो चुका है। तुम्हारी नानी हमेशा से उसे बदलना चाहती थी, लेकिन उन्हें कोई अच्छी जगह नहीं मिल पा रही थी। हाल ही में वह जगह फिर से चर्चा में आई है और पास के कस्बे में एक नया कब्रिस्तान बना है। इसलिए तुमने मुझे जो 200,000 युआन दिए थे उनका इस्तेमाल करके मैंने एक संयुक्त दफन स्थल सुरक्षित कर लिया है और पहले तुम्हारे नाना की कब्र को वहां स्थानांतरित करने की तैयारी कर रहा हूँ। बस इतना ही, आप इसे जैसे चाहें वैसे संभालिए। अगर पैसे कम पड़े तो मुझे बता दीजिएगा। बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। मैं बस आपको बता रहा था, जब आप बाहर व्यस्त हों तो समय पर खाना खाना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना याद रखें। मुझे पता है माँ, मैं आपको बाद में कुछ और पैसे भेज दूंगा। कोई ज़रूरत नहीं, इसे अपने पास ही रखो। क्या मैं अब भी पैसे नहीं कमा रहा हूँ? अगर मैं बहुत ज़्यादा पैसे अपने पास रखूंगा तो मुझे डर है कि मैं सब खर्च नहीं कर पाऊंगा। इसे बुरे समय के लिए बचा कर रखें या इसे मेरे लिए बचा हुआ समझें। मैं अभी भी एक मीटिंग में हूँ, इसलिए अब और बात नहीं करूंगा। मैं इसे बाद में आपको दे दूंगा। खैर ठीक है माँ, इसे तुम्हारे लिए संभाल कर रखेंगी। फ़ोन रखने के बाद अजय शर्मा मुस्कुराया और अपनी माँ के खाते में 500,000 युआन और ट्रांसफ़र कर दिए। अब जब उसके पास पैसा था तो स्वाभाविक रूप से उसे सबसे पहले अपने माता पिता का सम्मान करना था, लेकिन वह मुख्य रूप से बहुत अधिक धन हस्तांतरित करने और उन्हें डराने के बारे में चिंतित था। फिर भी जब गांव रामू ने अपने खाते में 500,000 युआन आते देखे तो वह चौंक गई। अगर उसके बेटे ने अभी अभी यह नहीं कहा होता कि वह एक मीटिंग में है तो शायद वह तुरंत वापस फ़ोन करके तरह तरह के सवाल पूछती। लेकिन वह मन ही मन खुश थी, उसका बेटा काबिल बन गया था और खूब पैसा कमा रहा था। हनी, आज रात हमारे यहाँ एक्स्ट्रा डिशेज बन रही हैं। 20 एक गहन आह्वान विस्मय को जन्म देता है। झोऊ झाओगांग के साथ हस्तांतरण प्रक्रिया पूरी करने और कल साथ में बोली लगाने जाने पर सहमति जताने के बाद अजय शर्मा बिक्री कार्यालय से निकलकर घर की ओर चल दिए। उसके जाते ही चुनकियू यंगयुए के बिक्री कार्यालय के प्रवेश द्वार पर एक आकृति दिखाई दी। ये सू फुलिंग थी जो अजय शर्मा के पीछे पीछे आई थी। जब उसने देखा कि झोऊ झाओगांग उसे अत्यंत सम्मानजनक रवैये के साथ व्यक्तिगत रूप से बाहर तक ले जा रहा है तो वह गहरी हैरानी से भर उठी। सू ग्रुप का 2 साल तक प्रबंधन कर चुके सीईओ के अनुसार हालांकि हॉन्फेंग रियल एस्टेट सू ग्रुप जितना बड़ा नहीं था, फिर भी यह एक काफ़ी बड़ा रियल एस्टेट समूह था। सू ग्रुप खुद भी इस उद्योग में शामिल था, खासकर इसलिए कि हाल के वर्षों में रियल एस्टेट बाजार अच्छा रहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से विभिन्न बोली सम्मेलनों और रियल एस्टेट उद्योग भोजों में इन लोगों के साथ उसका संपर्क था। अजय शर्मा की असल पहचान क्या है? मैं उसे पहले से कहीं कम समझ पा रहा हूँ। डिंगेलिंग, इसी समय फ़ोन की घंटी बजी। हेलो शियाओ यांगजी, पान दालोंग नहीं मिलेंगे? ठीक है, मैं समझ गया, मैं जल्द ही आ रहा हूँ। उसने फ़ोन काट दिया। अजय शर्मा जिस दिशा में गया था उस ओर एक बार फिर देखा, अपना सिर हिलाया और गाड़ी चलाकर चली गई। पेंग ग्रुप अध्यक्ष का कार्यालय। क्या आप सब बस यूं ही बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहे हैं? आपको ये भी पता नहीं चला कि हमारे 35% शेयर गुपचुप तरीके से अधिग्रहित कर लिए गए हैं? पेंग दालोंग इस समय बेहद गुस्से में था और वहां खड़े कंपनी के अधिकारियों का समूह जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। वे जितना कम बोलते थे पेंग दालोंग उतना ही अधिक क्रोधित होता जाता था। बिल्कुल बेकार, आमतौर पर तुम सब वाकपटु होते हो, आसमान से भी ऊंचे ऊंचे दावे करते हो, लेकिन अब तुम सब चुप हो। धिक्कार है, मेरे पास तो सिर्फ 32% नियंत्रण हिस्सेदारी है और अब कोई हम पर दबाव डाल रहा है। जल्दी करो और कोई समाधान निकालो। अगर मेरा काम खत्म हो गया तो तुम सब भी चले जाओगे। बॉस, हमने इस अजय शर्मा के बारे में पहले कभी नहीं सुना। हमें नहीं पता कि वह कहाँ से आ गया, एक अधिकारी ने कहा। क्या किसी को आपकी कंपनी का अधिग्रहण करने से पहले आपको अपनी निजी प्रोफाइल सौंपकर यह बताना जरूरी है कि वे ऐसा करने वाले हैं? दफा हो जाओ, मुझे लगता है कि तुम सब बहुत आराम से जी रहे हो। बॉस, कृपया शांत हो जाए। हम पहले से ही खुदरा निवेशकों से शेयर वापस खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही मुझे लगता है कि हमें पहले उनसे बात करके उनके इरादों का पता लगाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उन्होंने हमारे शेयर क्यों खरीदे। इस समय महाप्रबंधक वांग शाओकियांग ने कहा। अजय शर्मा के अपने विला में लौटते ही फ़ोन की घंटी बज उठी। हेलो, क्या आप श्री अजय शर्मा हैं? हाँ है। ये कौन है? मैं पेंग ग्रुप का पेंग दालोंग हूँ। मुझे आज पता चला कि श्री अजय शर्मा ने पेंग ग्रुप के 35% शेयर खरीद लिए हैं, जिससे वे सबसे बड़े शेयरधारक बन गए हैं। इसलिए मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या श्री अजय शर्मा के पास पेंग ग्रुप के भविष्य के व्यावसायिक संचालन और प्रबंधन संरचना के संबंध में कोई निर्देश हैं? इस समय पेंग दालोंग ने अत्यंत विनम्रता का भाव अपनाया। उनके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि अब दूसरा पक्ष सबसे बड़ा शेयरधारक था। ओह, मेरे पास कोई निर्देश नहीं है।
कर्मचारियों की संरचना में कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ पहले जैसा ही रहने दीजिए। मैं तो बस पद संभालने और लाभांश लेने के लिए यहाँ हूँ। जब तक इससे मेरे मुनाफे पर कोई असर नहीं पड़ता, आप बाकी सब कुछ संभाल सकते हैं, मैं आपके फैसलों में दखल नहीं दूंगा। समझ गया, समझ गया। आपके भरोसे के लिए धन्यवाद, श्री लू। मैं आपको अधिकतम लाभ दिलाने के लिए पूरी मेहनत करूंगा। ये सुनकर कि अजय शर्मा को केवल लाभांश में ही रुचि थी, पैंग डालों को बहुत राहत मिली। जब तक वह सत्ता हथियाने की कोशिश नहीं कर रहा था, तब तक चाहे 35% हिस्सा कई लोगों में बांटा गया हो या किसी एक व्यक्ति के पास हो, ये केवल लाभांश ही था, इसलिए इसमें कोई खास अंतर नहीं था। हालांकि अजय शर्मा की पहचान से वह और भी अधिक प्रभावित हो गया। पैंग समूह कोई छोटा समूह नहीं था। यदि कोई और व्यक्ति 35% हिस्सेदारी पर नियंत्रण कर लेता तो वे सत्ता हथियाने के लिए तुरंत शेयरधारकों की बैठक बुला लेते। लेकिन अजय शर्मा को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे उसके पास अतिरिक्त धन हो और वह निवेश में विविधता लाने के लिए किसी परियोजना की तलाश में हो। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके मानदंड कितने ऊंचे थे। पैंग डालों के लिए यह अच्छी खबर थी। उनके जैसे निवेशक के आने से पैंग ग्रुप और भी मजबूत हो जाएगा। अजय शर्मा की बात करें तो फोन रखने के बाद वह भावुक होकर आह भरे बिना नहीं रह सका। दिल्ली शहर पर कभी दबदबा रखने वाले बड़े बड़े लोग उनसे इतनी सावधानी से कब से बात करने लगे। हर किसी में घमंड होता है और इस समय अजय शर्मा का घमंड पूरी तरह से संतुष्ट था। आज करने के लिए कुछ नहीं था और सिस्टम द्वारा पहले दिए गए 1 बिलियन साउंड वेव्स को याद करते हुए वह सोफे पर लेट गया और डॉइन पर स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, जिसका उसने लंबे समय से उपयोग नहीं किया था। अपनी खोज सूची में उन्होंने एक छोटे से स्ट्रीमर को देखा जिसे वे अक्सर देखा करते थे, लिटिल मैचस्टिक, और वह लाइव था, इसलिए उन्होंने तुरंत उस पर क्लिक कर दिया। स्वागत है हवा पर 8000 मील का सफर तय करते हुए। अरे ये तो अपियाव है, बहुत दिनों बाद मिले। आज आप यहाँ क्यों आए हैं? हाँ, सिस्टर चाय। हेलो, मैं आजकल काफ़ी व्यस्त थी। दोनों को पुराने परिचित माना जाता था। पहले जब उसके पास करने को कुछ नहीं होता था तो वह गाने वाले या अन्य प्रतिभाओं वाले स्ट्रीमर्स को देखना पसंद करता था, बस संगीत सुनने के लिए फ़ोन चालू छोड़ देता था। क्योंकि उनकी आमदनी सीमित थी, इसलिए अगर उन्हें कोई पसंद आता तो वे बस उनके फ़ैन क्लब में शामिल हो जाते, लाइक बटन दबा देते और कभी कभार फूल या बियर उपहार में दे देते। वे शायद ही कभी $52 कीमत का गर्म हवा का गुब्बारा भेजते। इसी वजह से प्रमुख स्ट्रीमर उसे पूरी तरह से नीचा समझते थे और उस पर शायद ही कोई ध्यान देते थे। यहाँ तक कि ज़्यादातर छोटे और मध्यम स्तर के स्ट्रीमर भी उसके प्रति उदासीन थे। स्ट्रीमिंग उद्योग बहुत ही यथार्थवादी है। अगर आप तोहफों पर खूब पैसा खर्च करते हैं तो लोग आपकी इतनी चापलूसी करेंगे कि आपको हकीकत पर शक होने लगेगा। लेकिन अगर आप खर्च नहीं करते तो कौन जानेगा कि आप कौन हैं। केवल लिटिल मैचस्टिक ही उसके साथ एक जैसा व्यवहार करता था, कभी कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं दिखाता था, भले ही वह मिलने आने पर कोई उपहार न भेजता हो। इसीलिए अजय शर्मा अक्सर बाद में यहाँ आकर समय बिताता था और संगीत सुनता था। हालांकि चूंकि यह लड़की अपेक्षाकृत ज़ेन जैसी बौद्ध थी, इसलिए भले ही उसके कई समर्थक दर्शक थे, लेकिन बहुत सारे शक्तिशाली बिग ब्रदर्स भारी खर्च करने वाले नहीं थे। बेशक कुछ बिग ब्रदर्स किसी खास मकसद से बड़े बड़े तोहफे भेजते हैं, वरना वे आप पर पैसा क्यों खर्च करेंगे। लिटिल मैचस्टिक की खूबसूरती की बात करें तो उसे निश्चित रूप से 95 से अधिक अंक मिले थे। अपनी भावपूर्ण गायकी और चित्रकारी की प्रतिभा के दम पर उन्होंने समर्पित प्रशंसकों का एक समूह बना लिया था। इस प्रकार कई ऐसे बड़े भाई थे जिनकी उसके प्रति बुरी मंशा थी, लेकिन उसने उनकी सभी अनुचित मांगों को अस्वीकार कर दिया। इसके चलते जब ये लोग अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए तो उन्होंने दूसरे स्ट्रीमर्स की तलाश शुरू कर दी। कुछ मनोवैज्ञानिक समस्याओं से ग्रस्त खिलाड़ी तो जॉइंट स्ट्रीम के दौरान अक्सर विरोधी टीम में जाकर उस पर हमला भी करते थे। पीकेएस में डॉइन कोर्ट पर पेनल्टी किक हारने पर पेनल्टी मिलती है। हालांकि कई प्रशंसकों को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने पीके के लिए क्राउडफंडिंग की भी कोशिश की। दुर्भाग्य से कुछ बिग ब्रदर्स वास्तव में बहुत अमीर और अजेय थे। अजय शर्मा ने सबसे पहले अपने लाइट बोर्ड को फिर से चालू किया, क्योंकि लंबे समय तक उसके न आने के कारण वह मंद पड़ गया था। उन्होंने अनायास ही कुछ छोटे प्रदर्शनी हॉलों को रोशन कर दिया। हर सोमवार को डॉइन प्रदर्शनी हॉल के उपहारों को रीसेट करता है, जिससे खिलाड़ी स्ट्रीमर्स के लिए उपहार प्रायोजित कर सकते हैं। लाइट बोर्ड के लिए धन्यवाद एपियाओ, घर में आपका स्वागत है। और एक बार फिर एपियाओ बियर को प्रायोजित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। एपियाओ, क्या तुम्हें आज वेतन मिला? अजय शर्मा को एक साथ 4 या 5 प्रदर्शनी हॉलों को रोशन करते हुए देखकर, भले ही वे छोटे उपहार थे जिनकी कुल कीमत लगभग 100 थी, लिटिल मैचस्टिक को स्वाभाविक रूप से एक स्ट्रीमर के रूप में उन्हें धन्यवाद देना पड़ा। हाँ, मुझे अभी वेतन मिला है। अजय शर्मा मुस्कुराया। आमतौर पर वह सोमवार को वेतन मिलने के बाद उसे केवल थोड़ी सी रकम ही भेजता था। तो फिर मितव्ययी बनो। तुमने पहले कहा था कि तुम्हें अपनी प्रेमिका के लिए बैग खरीदने के लिए पैसे बचाने होंगे, वरना वो तुम्हें मार डालेगी। छोटी माचिस की तीली ने हंसते हुए चिढ़ाया। मुझे अब बैग खरीदने की जरूरत नहीं है। क्यों? हमारा ब्रेकअप हो गया। वह मुझे, बेचारे को, नीचा दिखाती थी। गंभीरता से उसके बारे में बात न करें। ब्रेकअप करना ठीक है, इससे पैसे बचते हैं। अजय शर्मा के बोलने के बाद उन्होंने उसे 10 और जोड़ी धूप के चश्मे उपहार में दिए और साथ ही सीधे तौर पर धूप के चश्मे की प्रदर्शनी हॉल को भी प्रायोजित किया। वाह एपियाओ, सनग्लासेस को स्पॉन्सर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अब आप खुलकर मजे करने लगे हैं? बेशक, अविवाहित रहना बहुत अच्छा है। हाँ, तुम सही कह रहे हो भाई। दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं जो औरतें पैसे की पूजा करती हैं, उन्हें अपने पास रखने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सही, हम सब एक ही नाव में हैं भाई, मैं भी उस दौर से गुजर चुका हूँ।
अजय शर्मा की बातें सुनकर कमरे में मौजूद कुछ पुराने प्रशंसक जो उन्हें पहचानते थे उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया। तभी संयुक्त स्ट्रीमिंग का अनुरोध प्राप्त हुआ। 21 रॉकेटों की बारिश, पल भर में विनाश। प्रतिद्वंदी का उपनाम देखते ही पूरी सार्वजनिक स्क्रीन पर सन्नाटा छा गया। कुछ देर की खामोशी के बाद सब लोग फूट पड़े। धिक्कार है, हम संयोगवश इस आदमी से कैसे मिल गए। दुश्मन सचमुच एक संकरी सड़क पर मिलते हैं। सुबह सुबह ही हमारा सामना एक भूत से हो गया। विरोधी स्ट्रीमर का उपनाम वेई यू था, जो पूरी तरह से ग्रीन टी बिच थी। कुछ खिलाड़ियों के अनुसार, जिन्हें अंदरूनी कहानी पता थी, ये स्ट्रीमर अक्सर तस्करी में शामिल रहता था और अच्छा इंसान नहीं था। हालांकि अगर कोई महिला बुराई करने को तैयार है तो पैसा स्वाभाविक रूप से उसके पीछे आता है, खासकर इस इंटरनेट पर जो विकृत मानसिकता वाले लोगों से भरा हुआ है। एलएसपी। स्वाभाविक रूप से वेईयू के पास कई सक्षम विकृत एलएसपी खिलाड़ी थे, जिनमें वॉर गॉड नाम का एक खिलाड़ी भी शामिल था, जिसने पहले लिटिल मैचेस्टिक पर अपनी नजरें जमा रखी थीं। अस्वीकार किए जाने के बाद से वह अक्सर लड़ाइयों में उसे निशाना बनाता था। इसके अलावा इस खिलाड़ी में कुछ ताकत भी प्रतीत होती थी। कई बार लिटिल मैचेस्टिक की टीम ने क्राउडफंडिंग के जरिए जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसी खिलाड़ी ने उन्हें कुचल दिया। जब वेईयू को इस बारे में पता चला तो उसने स्वाभाविक रूप से लिटिल मैचेस्टिक से जुड़ने के अवसर पैदा करने के लिए हर संभव प्रयास किया, यहाँ तक कि इस बिग ब्रदर से उपहार प्राप्त करने के लिए लिटिल मैचेस्टिक पर नजर रखने के लिए अक्सर वैकल्पिक खातों का भी इस्तेमाल किया। जब भी वह कोई रैंडम पेनल्टी किक शुरू करती थी, वेईयू भी मैच बटन दबा देती थी, जिससे कनेक्ट होने की संभावना बढ़ जाती थी। एक बार संपर्क स्थापित हो जाने पर वह स्वाभाविक रूप से युद्ध देवता को लिटिल मैचेस्टिक पर हमला करने के लिए बुलाएगी और उपहारों का एक जत्था प्राप्त करने का अवसर हथिया लेगी। अरे क्या ये वही छोटी माचिस की तीली नहीं है? क्या संयोग है, हम फिर से जुड़ गए। हमारे बड़े भाई युद्ध देवता आपसे लंबे समय से जुड़ना चाहते थे। व्यंग्यात्मक यिन और यांग आवाज सुनाई दी, जिससे लिटिल मैचेस्टिक के लाइव स्ट्रीम रूम में मौजूद खिलाड़ियों की ओर से गुस्से भरी गालियों की एक और लहर दौड़ गई। छोटी माचिस की तीली, हम इस दौर को कैसे खेलें? चलिए जुर्माना तय कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया के दौरान आप कैमरे पर दिखाई देंगे और अगर आप हार जाते हैं तो एक गाना गाएं। छोटी माचिस की तीली ने एक पल सोचा और फिर सीधे सीधे बोल पड़ी, गाना? ये तो बोरिंग है। डॉइन पर तो बहुत सारे सर्टिफाइड सिंगर हैं। अगर बिग ब्रदर को गाना सुनना है तो वो जाकर सुन सकते हैं, है ना? तो फिर आप सजा के तौर पर क्या सुझाव देते हैं? वेईयू की व्यंग्यात्मक टिप्पणियों से लिटिल मैचेस्टिक को थोड़ी झुंझलाहट हुई। कैसा रहेगा ये? भाई युद्ध देवता ने कहा कि इस प्रक्रिया में भागना शामिल है। अगर आप हार जाते हैं तो अपने चेहरे पर एक बड़ा कछुआ बनाएं और अपनी गर्दन पर अवांछित लिखिए। जैसे ही ये शब्द बोले गए, लाइव स्ट्रीम रूम में तुरंत हलचल मच गई। उसका फोन काट दो, ये हद से ज्यादा है, ये सरासर अपमानजनक है। ये लोग हमेशा ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल बेशर्म। वह बिग ब्रदर्स को आकर्षित करने के लिए इस तरह की सनसनीखेज खबरों पर निर्भर करती है, वरना वह पैसे कैसे कमाएगी? मानो विरोधी खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया को भांपते हुए वेईयू ने फिर से बोलना शुरू किया, क्या क्या तुम स्वीकार करने से डरते हो? यही तो होना था, कुछ हारे हुए लोग जो मुफ्त में देखना चाहते हैं। जब बात पीके की आती है तो तुम बेकार हो और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो। बोलने के बाद उसने अपनी छोटी उंगली से अंगूठा नीचे करने का इशारा भी किया, जो उकसावे से भरा था। धिक्कार है, हम उसे बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। लड़ो भाइयों, जाकर अपनी ताकत बढ़ाओ। इतने सारे लोगों के साथ मुझे नहीं लगता कि हम प्रतिद्वंदी को हरा सकते हैं। बिल्कुल सही, मैंने अभी उनकी तरफ देखा। भले ही युद्ध देवता वहां मौजूद हैं, लेकिन उनके पास केवल 5 लोग हैं और बाकी लोग ज्यादा से ज्यादा 20वें स्तर के हैं। हमें जीतने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, मैं 300 का प्रायोजन करूंगा। अभी टॉप अप करने जा रहा हूं। मेरी क्षमता सीमित है, लेकिन मैं 300 रुपये का अतिरिक्त भुगतान भी कर दूंगा। सबसे खराब स्थिति में मैं अगले कुछ दिनों तक इंस्टेंट नूडल्स खाकर गुजारा कर लूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वेईयू द्वारा उकसाए जाने पर सभी लोग उत्तेजित हो गए। ये बिल्कुल वही था जो वह देखना चाहती थी। अगर लिटिल मैचेस्टिक के पक्ष को पर्याप्त वोट नहीं मिले तो उसके बिग ब्रदर से मिले वोटों में वृद्धि नहीं होगी। जहां तक उसकी खुद की बात है, वह हारना बिल्कुल नहीं चाहती थी। उसे निजी संदेशों के जरिए पता चला था कि वॉर गॉड नाम के इस खिलाड़ी के पास 2 कारखाने हैं। लिटिल मैचेस्टिक के कमरे से निकले इस अव्यवस्थित समूह से वह भला कैसे हार सकती थी? पेनल्टी किक शुरू हुई, जिसका समय 5 मिनट निर्धारित किया गया था। तुरंत ही वेईयू की तरफ से युद्ध देवता ने 3000 अंक हासिल किए, जो 300 युआन के बराबर थे, क्योंकि डॉइन का अनुपात 1:10 है। लिटिल मैचेस्टिक की टीम भी बुरी नहीं थी। कई खिलाड़ियों ने मिलकर योगदान दिया और जल्दी ही 3500 अंक तक पहुंच गए। जल्दी करो और दौड़ना शुरू करो। बिल्कुल सही, घटिया स्ट्रीमर हारने पर भी भागने से इनकार कर देगी। चूंकि उसका स्कोर उसकी प्रतिद्वंदी से अधिक था, इसलिए वेईयू ने तुरंत खड़े होकर दौड़ने के बजाय वोटों के लिए गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। लिटिल मैचेस्टिक की टीम के खिलाड़ी हंगामा करने लगे और कुछ तो विरोधी लाइव स्ट्रीम रूम में घुसकर चिल्लाने लगे कि स्ट्रीमर अपने वादे से मुकर रहा है। लेकिन कुछ ही देर बाद विरोधी पक्ष के युद्ध देवता ने फिर से स्कोर किया, सीधे रॉकेट दागकर कुल स्कोर 13,000 तक पहुंचा दिया। जल्दी क्या है? क्या तुमने युद्ध देवता को रॉकेट भेजते नहीं देखा? तुम सब गंवार हो। नन्ही माचिस की तीली, उठो और भागो। अपनी टीम का स्कोर अचानक उनकी टीम के स्कोर से आगे निकलते देख वेईयू खुशी से झूम उठी और बेहद आत्मसंतुष्ट हो गई। छोटी माचिस की तीली ने कुछ नहीं कहा, वह बस खड़ी हुई और दौड़ने लगी। भाइयों, उन्हें पीछे छोड़ दो। हमारी संख्या में ताकत है, इसको हासिल किया जा सकता है। जिस भाई ने तुरंत आवाज लगाई, उसने सबसे पहले 120 युआन की स्पोर्ट्स कार उपहार में भेजी। इसके बाद कई अन्य लोगों ने स्पोर्ट्स कारें भेजीं।
ये देखकर किसको उनके स्को को पार करने ही वाला था, युद्ध देवता ने उपहास किया और उपहार सूची पर फिर से क्लिक किया। स्विश, विरोधी टीम के स्को में तुरंत 10,000 अंकों की और वृद्धि हो गई। हे युद्ध के देवता, एक और रॉकेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। युद्ध के देवता, आप सर्वशक्तिमान हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वे यू बेहद रोमांचित होकर मीठी और नखरीली आवाज में बोलती रही। धिक्कार है, मैं सब कुछ दांव पर लगा रहा हूँ। एक खिलाड़ी ने तुरंत 300 हवाई जहाज भेजकर अपनी ध्वनि तरंगों मुद्रा की इन्वेंट्री खाली कर दी। मैं भी आ रहा हूँ। इस समय लिटिल मैचस्टिक की टीम के खिलाड़ियों ने एकता की लहर दिखाई। सभी ने योगदान देना शुरू कर दिया, किसी ने स्पोर्ट्स कार भेजी, किसी ने हवाई जहाज, और स्को फिर से बराबर हो गया। इस समय पेनल्टी शूटआउट का केवल अंतिम मिनट ही शेष था। ठीक है, मैं इन बेचारे लोगों के साथ और ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। वॉर गॉड ने लाइव स्ट्रीम रूम में मैसेज टाइप करने के बाद तुरंत गिफ्ट लिस्ट पर क्लिक किया। स्वाइश स्वाइश स्वाइश, उसने तुरंत 5 रॉकेट दागे और स्को तुरंत 73,000 तक पहुंच गया, जिससे हेल्थ बार पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। ये देखकर सबका दिल बैठ गया। पिछले 23,000 अंक सभी ने मिलकर जमा किए थे। वे लगभग बराबरी पर पहुंचने ही वाले थे, लेकिन अब 50,000 अंक और जुड़ गए थे। भला वे बराबरी कैसे कर पाते? आखिरकार लिटिल मैचस्टिक के कमरे में खेलने वाले ज़्यादातर लोग श्रमिक वर्ग और छात्र थे। उनके पास खर्च करने योग्य धनराशि सीमित थी और वे इस तरह खेलने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। ये खत्म हो गया सिस्टर चाई, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। मुझे माफ़ करना छोटी माचिस की तीली, मेरी ताकत सीमित है, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कुछ क्षणों के लिए लाइव स्ट्रीम रूम का माहौल उदास हो गया। हर कोई बेहद अनिच्छुक था, फिर भी असहाय महसूस कर रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी जेब में ज़्यादा पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपके समर्थन के लिए पहले से ही बहुत आभारी हूँ। अगर हम हार जाते हैं तो हार जाएंगे, मैं पेनल्टी किक खा लूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लिटिल मैचस्टिक अपने खिलाड़ियों को दिलासा देते हुए वहीं पर दौड़ती रही। क्या हुआ? क्या तुम हार मान रहे हो? क्या बस इतनी ही ताकत बची है तुम्हारे पास? क्या तुम अभी अभी जोर जोर से चिल्ला नहीं रहे थे? नन्ही माचिस की तीली, तुम बहुत बेमन से दौड़ रहे हो, थोड़ा जोर लगाओ। इसी क्षण वे यू की ताना मारने वाली आवाज़ फिर से गूंज उठी। तुम्हें इतना घमंड क्यों है? क्या तुमने पहले कभी जीता नहीं है? बिल्कुल सही, उस चेहरे को देखो, ये सचमुच घिनौना है। सबने उसे फिर से कोसना शुरू कर दिया। छी, तुम लोग तो बस ईर्ष्यालु हो, तुम लोग बस बकवास कर सकते हो। अगर काबिल हो तो कुछ अंक तो दिखाओ। हमारे बिग ब्रदर वॉर गॉड के सामने तुम कुछ भी नहीं हो, बस कुछ बेचारे हारे हुए लोग लाइव स्ट्रीम देखने की कोशिश कर रहे हो। वे यू ने बेहद अप्रिय बातें कहीं, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग में अंत होने का मतलब है कि आप ही बॉस हैं। आप चाहे कितने भी असंतुष्ट क्यों न हो, अंकों के बिना आपकी कोई आवाज़ नहीं है। युद्ध देवता वे यू के व्यंग्य से काफ़ी संतुष्ट थे। केवल कुछ ही सेकंड शेष बचे देखकर और प्रतिद्वंद्वी के पास जवाबी हमला करने की कोई क्षमता न देखकर युद्ध देवता छोटी माचिस की तीली की दयनीय स्थिति को देखने के लिए तैयार थे जब वह अपने ऊपर पानी डाल रही थी। उस औरत को अपनी औकात न जानने का यही फल मिला। हालांकि बिल्कुल आखिरी सेकंड में लाइव स्ट्रीम रूम में अचानक 20 रॉकेट आसमान में उड़ गए। इसको ने प्रतिद्वंद्वी को तुरंत हरा दिया और अंततः 223-215 के मुकाबले 73,000 पर मैच समाप्त हुआ। विक्ट्री शब्द चमक उठा और दोनों लाइव स्ट्रीम रूम अचानक शांत हो गए। अगले ही पल लिटिल मैचस्टिक के लाइव स्ट्रीम रूम में हलचल मच गई। 22, यदि आप असहमत हैं तो लड़ें, जीवन पर संदेह करना। अरे बाप रे, क्या मैंने सही देखा? 20 मूली, अरे यार, मुझे तो पता ही नहीं था कि एपियाओ इतना अमीर होगा। तुम तो पहले बहुत ही शांत स्वभाव के थे, इस दौर में मेरी छोटी माचिस की तीलियों की सेना का दबदबा साफ दिख गया। बहुत बढ़िया, हाँ एपियाओ, तुम कमाल हो। सभी लोग सदमे से उबरकर खुशी से चिल्ला उठे। पहले का दमनकारी माहौल गायब हो गया और कमरे में मौजूद सभी खिलाड़ियों ने अजय शर्मा को टैग कर दिया। एपियाओ के रॉकेट रेन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये दृश्य देखकर छोटी माचिस की तीली स्तब्ध रह गई और अत्यधिक उत्साह से अपना मुंह ढक लिया। स्ट्रीमिंग शुरू करने के बाद ये पहली बार था जब उसने इतने सारे रॉकेट देखे थे और रॉकेट के प्रभाव अभी भी सार्वजनिक स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे थे। इसके अलावा ये पहली बार था जब वह वे यू को हराने में कामयाब हुई थी। हालांकि वह आमतौर पर शांत स्वभाव की थी, लेकिन वे यू द्वारा लगातार उत्पीड़ित और धमकाए जाने के बाद वह निश्चित रूप से कम एक बार जीतना चाहती थी। बहन चाय, अजनबी मत बनो, अजय शर्मा ने एक संदेश टाइप किया। बिल्कुल सही सिस्टर चाय, ब्रदर पियाओ हम में से ही एक हैं, इतना औपचारिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही, लेकिन सिस्टर चाय, अब समय आ गया है कि दूसरी तरफ मौजूद उस ग्रीन टी को ग्रेट टर्टल टेक्निक का प्रदर्शन करने के लिए कहा जाए। ठीक है, जल्दी करो और उसे सजा देना शुरू करवाओ। इस समय हर कोई दूसरी तरफ मिलने वाली सजा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इतने लंबे समय तक उत्पीड़न सहने के बाद उन्हें आखिरकार संतुष्टि महसूस हो रही थी। दर्शकों का एक हिस्सा तो सीधे विरोधी धारा की ओर दौड़ पड़ा और सजा की मांग करने लगा। वे खुलेआम लड़ने की हिम्मत नहीं करते, इसलिए वे छुप छुपकर कपटपूर्ण हथकंडे अपनाते हैं। बेशर्म, वे यू ने असंतुष्ट भाव से कहा, बहाने मत बनाओ, पीके के नियमों में टावर चुराने पर कोई रोक नहीं है। 10 वोटों के बाद आप इसे चुरा सकते हैं। अगर आप अपने टावर की रक्षा नहीं करते हैं तो आप किसे दोष देंगे? बिल्कुल सही, तुम निकम्मे हो, हार गए और अब पीछे हटना चाहते हो। कौन पीछे हट रहा है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। अगर हिम्मत है तो मुझसे खुलकर लड़ो। टावर चुराना कौन सी कला है? अगर क्षमता है तो एक और मैच लड़ो। लिटिल मैचस्टिक के स्ट्रीम से स्क्रीन पर लगातार मैसेज भेज रहे खिलाड़ियों को नजरअंदाज करते हुए वे यू ने उकसाना जारी रखा। वॉर गॉड भी स्टीलिंग द टावर की घटना से नाराज थे।
उन्होंने पहले एक साइड अकाउंट से स्ट्रीम चेक की थी। हालांकि वहां 30 से ज़्यादा लोग थे, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लेवल 2 से 5 के अकाउंट थे, जिन्हें डॉइन पर पीजेंट अकाउंट्स यानी मुफ्तखोर कहा जाता है। केवल 3 लेवल 20 खाते, 2 लेवल 25 खाते और 1 लेवल 27 खाता सक्रिय थे। डॉइन पर लेवल 30 तक पहुंचने में केवल लगभग 6000 युआन खर्च होते हैं, इसलिए युद्ध शक्ति के मामले में लेवल 30 से नीचे के अधिकांश खातों को नज़रअंदाज किया जा सकता है। इसलिए उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि 50,000 अंकों के अंतर के बावजूद भी उनका टावर चोरी हो सकता है। इस मौके पर युद्ध देवता ने भी कहा, वेई यू, उनसे कहो कि वे एक और दौर की लड़ाई लड़ें। युद्ध देवता को ऐसा कहते देख वेई यू की आंखें चमक उठीं। ऐसा लग रहा था कि युद्ध देवता गंभीर हो रहे हैं, जिसका मतलब था कि वह स्वाभाविक रूप से एक और अच्छी खासी रकम कमा सकती थी। ठीक है भाई युद्ध देवता, छोटी माचिस की तीली, चलो एक और मैच खेलते हैं। अगर तुम इस बार हार गए तो सजा पहले जैसी ही होगी। अगर मैं हार गया तो पिछली सजा के अलावा मुझे 500 और स्क्वैट्स करने होंगे। छोटी माचिस की तीली ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी समझ में अजय शर्मा आमतौर पर जब भी आता था तो बस आराम करता था और शायद ही कभी खेलकूद में हिस्सा लेता था। उसने उसे ज़्यादा से ज़्यादा एक 52 वाला गर्म हवा का गुब्बारा ही दिया था। आज उसका उसे एक साथ 20 रॉकेट देना एक बहुत बड़ा आश्चर्य था। शायद उसे धमकाते हुए देखकर उसने आवेग में आकर गुस्से में ये कदम उठाया होगा। आखिरकार उनकी पिछली अनौपचारिक बातचीत के आधार पर उसे लगा कि अजय शर्मा की आर्थिक स्थिति केवल औसत दर्जे की थी। वह आमतौर पर अपने समर्थकों की वित्तीय क्षमताओं से अवगत थी। आखिरकार वे 1 साल से अधिक समय से उसके साथ थे। पिछले मैच में लगभग हर वो व्यक्ति जिसने योगदान दे सकता था उसने उसका साथ दिया था। अगर वे एक और दौर खेलते तो उन्हें आखिर क्या काम आता। क्या हुआ, डरे हुए हो? क्या तुम सिर्फ एक ही राउंड चुरा सकते हो? मुझे तुम्हें नीचा दिखाने पर मजबूर मत करो। वक्त पियाओ कहाँ है जिसने अभी अभी टावर चुराया था? क्या तुम लड़ने वाले हो या नहीं? जब वेई यू ने उन्हें फिर से उकसाया तो सबका ध्यान पियाओ पर केंद्रित हो गया। क्यों ना हम लड़ाई न करें? दोस्तों, एक मैच जीतना ही काफ़ी है। चलो बस गाना गाते रहें, ठीक है? इस डर से कि सबका दबाव अजय शर्मा को असहज कर सकता है, लिटिल मैचस्टिक ने सबसे पहले बात की। बहन चाय, उससे लड़ो। उसी क्षण अजय शर्मा ने सार्वजनिक स्क्रीन पर कुछ शब्द टाइप किए, जिससे तुरंत ही पूरे लाइव स्ट्रीम रूम में हलचल मच गई। शाबाश पियाओ, अब से तुम मेरे बड़े भाई हो। इसे कहते हैं असली मर्द। अगर आप असहमत हैं तो लड़िए। चलो चलें, उसे छोड़ो। क्या हम सचमुच लड़ रहे हैं? छोटी माचिस की तीली ने चिंतित स्वर में फिर पूछा। लड़ो। अजय शर्मा ने सार्वजनिक स्क्रीन पर एक बार फिर एक शब्द टाइप करके अपने रुख की पुष्टि की। ठीक है, हम एक और मैच खेलेंगे। एक गहरी सांस लेते हुए लिटिल मैचस्टिक ने पीके रिक्वेस्ट भेजी। हम देखते हैं इस बार तुम कैसे जीतते हो। इस बार युद्ध के देवता ने शुरुआत से ही तुरंत 30 रॉकेट दागे और उन्हें 300,000 अंकों से कुचल दिया। वाह, धन्यवाद भाई युद्ध देवता, 30 रॉकेटों के लिए। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। विरोधी, जल्दी करो। और वेई यू की घिनौनी प्यारी आवाज़ तुरंत मीठी हो गई। जैसे ही वह लिटिल मैचस्टिक से सजा देने की मांग करने वाली थी, प्रतिद्वंद्वी के स्कोर को देखकर वह तुरंत भयभीत हो गई, क्योंकि वह तुरंत हार गई। हे भगवान, ये कितने हुआजी हैं? 1.5 मिलियन अंक, 150,000, इसका मतलब 50 हुआजी। हे भगवान, हुजी बारिश के बारे में हर कोई बात करता है, लेकिन मैंने पहले सिर्फ अफवाहें सुनी थीं। आज मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। अविश्वसनीय। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये पियाओ एक छिपा हुआ दैवीय उद्योगपति था। जो भी हुआजी रेंज जैसा वार कर सकता है वह यकीनन अमीर है। आप कह सकते हैं कि पहला राउंड जल्दबाजी में लिया गया फैसला था, लेकिन दूसरे राउंड में प्रतिद्वंद्वी को तुरंत हराना जल्दबाजी से हासिल नहीं किया जा सकता। यही असली ताकत है। बिल्कुल सही भाई पियाओ, आप बहुत ही आकर्षक हैं। भाई पियाओ, क्या आपको किसी एक्सेसरी की ज़रूरत है? मेरी शक्ल बहन चाई से कम नहीं है और मैं अभी भी कुंवारी हूँ। ओह! उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हुआजी रेन की शक्ति निर्विवाद थी। न केवल लिटिल मैचस्टिक के लाइव स्ट्रीम रूम में धमाका हुआ, बल्कि वेई यू की टीम भी पल भर में अचंभित रह गई। उन्होंने पहले सोचा था कि ये सिर्फ कुछ हारे हुए लोग हैं जो अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब जब इंस्टेंट किल बार दिखाई दे चुका था तो ये स्पष्ट रूप से एक कठिन प्रतिद्वंद्वी था। युद्ध के देवता भाई, हमें क्या करना चाहिए? हम क्या करें? पहले उसे सजा दें, फिर आगे बढ़ें। मैंने अभी अभी उसे कम आंका और मैं तैयार नहीं था, लेकिन मुझे सच में विश्वास नहीं है कि वह हमें बार बार तुरंत हरा सकता है। युद्ध देवता के ये कहने पर कि उन्हें लड़ना जारी रखना चाहिए, वेई यू ने भी पूरी ताकत से लड़ने का फैसला किया। धन के लिए दन तो दंड ही था, इसलिए उसने अपने चेहरे पर एक बड़ा कछुआ बनाया और उसके बगल में मुझे कोई नहीं चाहता शब्द लिख दिए। हालांकि उसने 500 स्क्वैट्स नहीं किए। चलो एक और राउंड खेलते हैं, तब हम सारे स्क्वैट्स एक साथ कर सकते हैं। चिंता मत करो, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। अभी भी लड़ रहे हो? लिटिल मैचस्टिक ने भौहें चढ़ा लीं। क्या ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी? तुम कहते हो कि लड़ो और हम लड़ें। हम लड़ सकते हैं, लेकिन पहले सजा दो। बिल्कुल सही, वो सजा को टालती ही रहती है। उससे लड़ने का क्या फ़ायदा? बस फ़ोन काट दो। अपनी बात से पलटने वाली स्ट्रीमर बिल्कुल बेकार। उससे मत लड़ो, वह सिर्फ जीडीपी को बढ़ावा देना चाहती है। वह घटिया है। मिली जुली राय देखकर वेई यू ने दांत पीसकर स्क्वैट्स करना शुरू कर दिया। काफ़ी देर बाद उसने आखिरकार 500 स्क्वैट्स पूरे किए और हौंकते हुए बोली, क्या इतना काफ़ी है? फिर से ये कहते हुए उसने लिटिल मैचस्टिक की सहमति की परवाह किए बिना सीधे पी के अनुरोध भेज दिया। यह पियाओ, क्या हम अभी भी लड़ने वाले हैं? लिटिल मैचस्टिक ने झिझकते हुए पूछा। आज के इन 2 दौरों में ही उसे 170,000 से अधिक उपहार मिल चुके थे।
प्लेटफॉर्म द्वारा अपना हिस्सा लेने के बाद भी उसे आधी राशि ही मिलेगी, जो उसके लिए एक अच्छी खासी आय थी। झगड़ा करना। अजय शर्मा ने फिर भी एक निश्चित उत्तर देने के लिए केवल एक ही शब्द टाइप किया। ऐसा नहीं था कि वह बहुत ऊब गया था, और न ही ऐसा था कि उसके पास 1 अरब ध्वनि तरंगें होने के कारण वह बेहिसाब खर्च करना चाहता था। बल्कि उन्होंने पाया कि डॉइन पर खर्च करने के बाद सिस्टम की अधिसूचना ध्वनि ने वास्तव में उन्हें सूचित किया कि 1 बिलियन साउंड वेव्स खर्च करने पर 10 गुना कैशबैक मिलता है। इसका क्या मतलब था? 1 अरब ध्वनि तरंगे खर्च करने के बाद उसे 1 अरब हुआशिया सिक्के प्राप्त होंगे। इतने अच्छे अवसर को देखते हुए वह स्वाभाविक रूप से इसे गंवाना नहीं चाहेगा। भाई पियाओ कमाल के हैं। वे सचमुच, अगर आप असहमत हैं तो लड़ोक की भावना को पूरी तरह से साकार कर रहे हैं। मैं आपके सिवा किसी और का समर्थन नहीं करूंगा। भाई पियाओ मेरे आदर्श हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एक बार फिर लू चेन की प्रशंसा का दौर चला। इसी बीच पेनल्टी शूटआउट का मैच फिर से शुरू हो गया। इस बार युद्ध के देवता ने तुरंत 50 रॉकेट दागे, लेकिन परिणाम फिर भी तत्काल हार ही रहा। ये सब क्या हो रहा है? क्या ये आदमी वाकई पैसे को पैसे की तरह नहीं समझता? मुझे इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा। फिर से एक बार फिर तुरंत पराजित होने पर युद्ध के देवता क्रोधित हो गए और पूरी तरह से अपना आपा खो बैठे। 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच, 12 मैच, 14वें मैच तक जाकर युद्ध देवता को एहसास हुआ कि उनके खाते में पर्याप्त धन नहीं है, और आखिरकार उन्हें होश आया। हे भगवान, इस आदमी ने अपने खाते में कितना पैसा खर्च किया। 23 पूर्ण नियंत्रण, दिल दहला देने वाला भय। इसी समय अजय शर्मा का डॉइन अकाउंट भी सीधे लेवल 17 से लेवल 52 पर पहुंच गया। डिंग, इस बार कुल 24.8 मिलियन साउंड वेव्स खर्च किए गए, जिस पर 10 गुना कैशबैक मिला। डिंग, होस्ट को वर्तमान में साउंड वेव से 10 गुना कैशबैक मिला है, जिसकी कुल राशि 24.8 मिलियन युआन है। इस तरह से पैसा कमाना आरामदायक है, बस दिक्कत यह है कि प्रतिद्वंदी थोड़ा कमजोर है। अजय शर्मा ने सोचा, उसे अभी और चाहिए था। हर राउंड में तुरंत जीत हासिल करने का एहसास वाकई रोमांचकारी था। हालांकि आधे दिन के बाद दूसरी तरफ का युद्ध देवता चिल्लाना बंद कर चुका था, इसलिए ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी सारी शक्ति यहीं समाप्त हो गई थी। अरे बाप रे, भाई पियाओ तो पहले ही लेवल 52 पर पहुंच गए हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसने एक ही बार में 24 लाख से अधिक खर्च कर दिए? हे भगवान, मेरा दिल टूट गया। इतने पैसे में तो घर खरीदा जा सकता है ना? सही। हाँ, अब सिस्टर चाई रातों रात अमीर हो जाएगी। कितनी ईर्ष्या हो रही है। लाइव स्ट्रीम का माहौल बेहद जीवंत था और उन्होंने लगातार मिल रही जीत के गौरव को आपस में साझा किया। इसी बीच दूसरी तरफ वे यू बुरी तरह कांप रही थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था, जिस पर एक बड़े कछुए का चित्र बना हुआ था। एक राउंड में 500 स्क्वैट्स और फिर 15 और राउंड, यानी कुल 7500 स्क्वैट्स। हालांकि उसने इन 15 राउंड में काफी कुछ हासिल कर लिया था, फिर भी वह इतनी डरी हुई थी कि उसके पैर कांपने लगे और वह सीधे बेहोश हो गई। अरे यार, दूसरी तरफ बैठी बुढ़िया बेहोश हो गई। मुझे लगता है कि वह नाटक कर रही है। 7500 स्क्वैट्स, मैं भी नाटक ही करती। धिक्कार है, आमतौर पर इतनी घमंडी, और ये तो कुछ भी नहीं है। हमारी बहन पियाओ ने अभी तक कोई मेहनत भी नहीं की है और वह बेहोश हो गई। बेकार। देखते हैं, अगर वह भविष्य में भी घमंड करने की हिम्मत करती है तो हम उसे पीट पीट कर मार डालेंगे। दूसरी तरफ का वो युद्ध देवता जिसे तुम्हारी पत्नी ने खो दिया और फिर बेहोश होने का नाटक किया, उससे तुम्हें वाकई में बहुत प्रसिद्धि मिलती है ना? सब लोग उसका अपमान करना बंद करो, वह भी बेचारा है। उसने उसके लिए लंबे समय तक संघर्ष किया, उसने पैसे कमाए और फिर बेहोश होने का नाटक किया, उसे अधर में छोड़ दिया। बिल्कुल बेवकूफ़। हा। वे यू को बेहोश होते देख लाइव स्ट्रीम में मौजूद 30 से अधिक लोगों ने उस पर मौखिक हमले शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने तो युद्ध के देवता को कोसना भी शुरू कर दिया, जो जानबूझकर पहले भी कई बार छोटी माचिस की तीली को चुनौती देने आया था और उसे सजा भुगतने के लिए मजबूर करता था। अगर आज अजय शर्मा ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो लिटिल मैचस्टिक का एक बार फिर से बुरा हाल हो जाता। तुमने 8000 ली की दूरी तय की, मैं तुम्हें याद रखूंगा। इतना कहने के बाद वॉर गॉड ने सीधे माइक छोड़ा और लाइव स्ट्रीम से बाहर निकल गए। अरे, जीत नहीं सकते फिर भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, नफरत करते हो। घृणा जोड़ 1 0086। पियाओ बहुत बढ़िया है, पियाओ बहुत बढ़िया है। ... ये देखकर कि युद्ध का देवता भी भाग गया, लाइव स्ट्रीम देखने वाले लोग लगातार स्क्रीन पर पियाओ बहुत बढ़िया है चिल्लाते हुए मैसेज भेजने लगे। भाई पियाओ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सचमुच धन्यवाद। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। मैं ऑल द स्टार्स आर नॉट एज गुड एज यू गाना आपको समर्पित करता हूँ। आंखों में आंसू लिए उत्साहित छोटी माचिस की तीली गाने लगी। इस समय उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और उसके भीतर एक अनसुलझा बीज अंकुरित हो रहा था। मोहाई के लियांगटिंग्युआन स्थित एक विला में क्लैंक, फर्श पर कांच का शराब का गिलास टूट गया। धिक्कार है, यह पियाओ कहाँ से आ गया? युवा स्वामी हूँ, घबराए मत। क्या हुआ? असल में मैं उस छोटी स्ट्रीमर को परेशान करना चाहता था जिसने पिछली बार मुझे रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन तभी अचानक उसकी तरफ से कोई आ गया। मैं पी के हार गया और गुस्से से अधमरा हो गया। डिंगेलिंग, तभी फोन की घंटी बजी। कॉलर आईडी देखकर पता चला कि वह वे यू थी। तुम्हें अभी भी फोन करना आता है? तुमने अभी अभी तो कमाल कर दिया, बेहोश होने का नाटक किया और मुझे अधर में छोड़ दिया। ओह यंग मास्टर हूँ, मैं सचमुच डर के मारे बेहोश हो गई थी। 7500 स्क्वैट्स, मैं भला ये कैसे कर सकती थी? गुस्सा मत कीजिए, मैं उठते ही माफ़ी मांगने के लिए फ़ोन पर बोली थी, है ना? अगर माफ़ी मांगने से काम चल जाता तो हमें पुलिस की ज़रूरत ही क्यों पड़ती? गुस्सा मत होइए, फिर मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ ताकि आप मुझे माफ़ कर दें। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। ओह, तो अभी मेरे घर आ जाओ और जब मैं तुमसे मिलूंगा तो मैं सोचूंगा कि तुम्हें कैसे दंडित करना है।
ठीक है, मैं अभी आता हूँ, लेकिन युवा स्वामी हूँ, आज आपको उनसे बदला लेने में मेरी मदद करनी होगी। क्या तुम्हें पूछने की भी ज़रूरत है? जब मेरा भाई अगले 2 दिनों में वापस आएगा तो मैं तुम्हारे लिए उनसे ज़रूर बदला ले लूँगा। ठीक है, मैं अभी आता हूँ, मेरा इंतज़ार करना। फ़ोन रखते ही यंग मास्टर हु के होठों पर मुस्कान आ गई। शाओली, केले के देश से लाई हुई दवाइयाँ निकालो। आज रात मुझे अपना गुस्सा ठीक से निकालना है। जी हाँ, युवा स्वामी हूँ। अगले दिन अजय शर्मा जल्दी उठ गया। उसे फेग्यांग जिले के भूखंड की नीलामी में भाग लेने के लिए जोहू झाओगांग के साथ एक मुलाकात तय करनी थी। डिंग, आज का सामान लिस्ट हो गया है। कृपया चेक करें कि क्या आप इसे खरीदना चाहते हैं। माल, पैंग ग्रुप की 20% हिस्सेदारी, कीमत 1 युआन। ये देखकर अजय शर्मा दंग रह गया। क्या ये पैंग ग्रुप के खिलाफ कोई चुनौती थी? इससे उसे कंपनी में 20% की अतिरिक्त हिस्सेदारी मिल गई। इसके साथ ही अब उनके पास पैंग ग्रुप की कुल 55% इक्विटी का स्वामित्व हो गया। ये सिर्फ सबसे बड़ा शेयरधारक होना ही नहीं था, बल्कि पूर्ण नियंत्रण था। उसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और जाने ही वाला था कि पैंग दालों का फ़ोन आ गया। श्रीलू, क्या आपने पैंग ग्रुप की 20% इक्विटी और हासिल कर ली है? अरे हाँ, फिलहाल मुझे कोई उपयुक्त निवेश नहीं मिला है ना? और मैं पैंग ग्रुप को लेकर काफ़ी आशावादी हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा और निवेश कर दिया है। ओह, मुझे लगा कि आप हमारे काम से असंतुष्ट हैं। मैं ऐसा कैसे हो सकता हूँ? मैं राष्ट्रपति पैंग के बारे में बहुत आशावादी हूँ। मैंने आपकी गरीबी से अमीरी तक की यात्रा की कई कहानियाँ सुनी हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं आपके करीब आना चाहता हूँ और आपके बारे में और अधिक जानना चाहता हूँ। ये सुनकर पैंग दालोंग कांप उठा। जब उसने बिल्कुल शुरुआत से काम शुरू किया तो वह काफ़ी निर्दयी था और उसने कई घिनौने काम किए। क्या अजय शर्मा उसे चेतावनी देने के लिए ऐसा कह रहा है? क्या वह उसे यह बताने के लिए कह रहा है कि उसे अपने पास इतने सारे हथकंडे नहीं रखने चाहिए? ऐसा ही होना चाहिए, वरना अजय शर्मा ने कंपनी की 20% हिस्सेदारी और क्यों हासिल की होती? शुरू में खुदरा निवेशकों से शेयरों को लगातार वापस खरीदने और जल्द से जल्द नियंत्रण हासिल करने के लिए व्यवस्था की गई थी। अंततः उन्होंने 4% हिस्सेदारी हासिल कर ली, जो उनकी पहले से मौजूद 32% हिस्सेदारी के साथ मिलकर अजय शर्मा की 35% हिस्सेदारी से कहीं अधिक हो गई। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ मिनटों के लिए इसका आनंद ले पाते, उन्हें खबर मिली कि अजय शर्मा ने समूह की 20% हिस्सेदारी और हासिल कर ली है। अब अजय शर्मा पूर्ण नियंत्रण हासिल कर चुका था और सत्ता हथियाने की उसकी लालसा अकल्पनीय थी। पैंग दालोंग जितना ज़्यादा इसके बारे में सोचता गया, उतना ही ज़्यादा चिंतित होता गया। यह अजय शर्मा साधारण नहीं था। हालांकि आंकड़ों से पता चलता था कि वह अभी युवा ही है, लेकिन उसका हर कदम उसके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण प्रतीत होता था। उन्हें ये पता नहीं होगा कि यह अजय शर्मा की महज एक सामान्य टिप्पणी थी। बिल्कुल नहीं, मुझे श्रीलू से और भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। आप इतने युवा हैं और आपने इतनी सारी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। तुलना में मैंने अपने ये सारे साल व्यर्थ ही बिताए हैं। राष्ट्रपति पांग, आप बहुत ही विनम्र हैं। मैं अपनी बात पर कायम हूँ, समूह के मामलों को आप ही संभालें। जब तक मेरे हितों को कोई नुकसान नहीं पहुँचता, मैं प्रबंधन में दखल नहीं दूंगा। मुझे कुछ और काम है, इसलिए मैं अब और बात नहीं करूंगा। ठीक है, अलविदा श्रीमान लू। जब आप खाली होंगे तो मैं आपको भोजन कराऊंगा। फ़ोन रखने के बाद पैंग दालोंग अपनी कुर्सी पर धंस गया, उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीगी हुई थी। शाओ वांग, अजय शर्मा की सभी तस्वीरें हर विभाग को भेज दो। उन्हें बता दो कि वह हमारे पैंग ग्रुप के नए अध्यक्ष हैं और मैं अब कार्यवाहक निदेशक हूँ। सुनिश्चित करो कि सभी इस पर कड़ी नज़र रखें, इस व्यक्ति को बिल्कुल भी नाराज़ नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति पांग, क्या हम इस तरह हार मान लेंगे? अगर हम हार नहीं मानते तो आप क्या कर सकते हैं? ये व्यक्ति साधारण नहीं है। क्या कोई साधारण व्यक्ति चुपचाप हमारे समूह की 55% हिस्सेदारी इस तरह हासिल कर सकता है? विशेष रूप से यह अंतिम 20% इक्विटी, जिसके लिए मैंने आपको बहुत दौड़ाया, बहुत सारे जुगाड़ करवाए और इतने समय में हम केवल 4% ही हासिल कर पाए। और उसे तो मिनटों में 20% वोट मिल गए। क्या ये डरावना नहीं है? लेकिन अब एक बात निश्चित है, अगर हम पहले की तरह सामान्य रूप से काम करते हैं और उसके हितों की रक्षा करते हैं तो वह किसी भी निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि अगर उनके हितों को ठेस पहुंची तो शायद हम सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए ये सुनिश्चित करें कि नीचे रहने वाले सभी लोग अजय शर्मा का चेहरा याद रखें। जब आप उसे देखें तो उसके साथ अत्यंत सम्मानपूर्वक व्यवहार करें और मुझे किसी भी प्रकार की परेशानी न दें। जी हाँ, राष्ट्रपति पैंग। अजय शर्मा को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि पैंग दालोंग अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा सोच रहा था और उसे रहस्यमय और डरावना दोनों मान रहा था। इस समय वह नीलामी हॉल के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुका था और जो झाओगांव के बाहर आने और उसे लेने का इंतजार कर रहा था। अरे, क्या यह अजय शर्मा नहीं है? 24 संकरे रास्ते पर शत्रु, शिकार को जाल में फंसाना। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वह रुवान मिंगलियांग था। बॉस लू, आप अपने ताइफू प्लाजा में क्यों नहीं हैं? आपको यहाँ आने में क्या मदद मिली? इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। उसे देखकर अजय शर्मा ने बस एक नज़र डाली और फिर मुंह फेर लिया। आप ताइफू प्लाजा के मालिक अजय शर्मा हैं। इसी क्षण रुवान मिंगहुई उसके पीछे से बाहर निकली। श्रीलू, हम सब व्यवसायी हैं, एक महिला के लिए हमारे बीच इतनी असहज स्थिति क्यों पैदा करें? कष्टप्रद। आप। अप्रत्याशित रूप से अजय शर्मा ने उसे बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया, जिससे रुवान मिंगहुई अपमानित महसूस करने लगा। मालिक। इसी क्षण जोऊ झाओगांग चलकर वहां आ गया। बॉस, हॉनफेंग रियल एस्टेट आपकी है। जोऊ झाओगांग की बातें सुनकर रुवान मिंगहुई और दूसरे व्यक्ति ने हैरानी जताई, फिर उनके चेहरे के भाव ठंडे पड़ गए। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। मुझे लगा था कि तुम ये सब उस अभागी औरत के लिए कर रहे हो। तो बात कुछ ऐसी है। हॉनफेंग और उनके जिनमाओ हमेशा से प्रतिद्वंद्वी रहे थे।
रुवान मिंगहुई और दूसरे आदमी ने सोचा अजय शर्मा का ऐसा व्यवहार करना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। तो फिर कहने को कुछ नहीं है, बाद में देखेंगे कि वास्तव में कौन काबिल है। यह मत सोचो कि ताइफू प्लाजा में तुम जो चाहो वो कर सकते हो, यहाँ तुम इसके लायक नहीं हो। इतना कहकर रुवान मिंगहुई ने एक टिप्पणी की और रुवान मिंगलियांग के साथ अंदर चली गई। क्या वे बीमार हैं? रुवान मिंगहुई के अस्पष्ट शब्दों को सुनकर अजय शर्मा को लगा जैसे उसका सामना किसी मूर्ख से हो गया हो। बॉस, जिनमाओ रियल एस्टेट, जिसका हमसे हमेशा से मतभेद रहा है, उनके रुवान ग्रुप के अंतर्गत एक प्रमुख उद्यम है। इस बार वे हमारे सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी भी हैं। अजय शर्मा की उलझन को देखकर जोहू झाओगांग ने आगे बढ़कर समझाने की कोशिश की। हालांकि इस समय वह बेहद हैरान भी था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अजय शर्मा ताइफू प्लाजा का बॉस भी होगा। उसका बैकग्राउंड कितना प्रभावशाली रहा होगा। ओह, तो बात ऐसी है। अब अजय शर्मा को समझ आ गया था कि रुवान मिंगहुई ने ऐसा क्यों कहा था, लेकिन उसने केवल उपहास उड़ाया। बॉस, बोली लगाने का समय आ गया है, चलिए अंदर चलते हैं। अजय शर्मा ने सिर हिलाया और जोहू झाओगांग के साथ अंदर चले गए। सभी को नमस्कार। अभी फेग्यांग जिले में भूखंड संख्या 1-5 की नीलामी हो रही है। मुझे विश्वास है कि सभी को संबंधित दस्तावेज मिल चुके हैं, इसलिए बिना किसी देरी के नीलामी शुरू करते हैं। नीलामी के लिए सबसे पहले जमीन का पार्सल नंबर 5 है। शुरुआती कीमत 300 मिलियन है और प्रत्येक बोली 10 मिलियन से कम नहीं होनी चाहिए। बोली शुरू। ये शब्द सुनते ही सभी पक्षों ने अपनी बोली लगाने वाली चप्पू उठाना शुरू कर दिया। 310 मिलियन, 350 मिलियन, 370 मिलियन, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कीमत में लगातार वृद्धि हुई और देखते ही देखते ये 400 मिलियन तक पहुंच गई। 500 मिलियन। इस समय अजय शर्मा ने सीधे कीमत बता दी। वह बेतहाशा बोली नहीं लगा रहा था। हॉनफेंग टीम द्वारा कई गणनाओं के बाद ये कीमत इस जमीन के टुकड़े के लिए निर्धारित सीमा के करीब थी। इससे अधिक होने पर लाभ मार्जिन बहुत कम हो जाता। वो कौन है वो? एक ही झटके में इसे 500 मिलियन तक बढ़ा देना, क्या वो पागल हैं? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। वह नया है, लेकिन वह हॉनफेंग रियल एस्टेट का पैडल पकड़े हुए है। ये लोग स्वाभाविक रूप से अजय शर्मा को नहीं जानते थे, इसलिए जब उन्होंने उसे देखा तो वे सभी हैरान रह गए, खासकर जब उसने सीधे तौर पर एक महत्वपूर्ण सीमा पर कीमत बताई और वे आपस में चर्चा करने लगे। 530 मिलियन। सभी को पीछे हटते देख रुवान मिंगहुई अचानक अपने चेहरे पर चंचल मुस्कान लिए बोला। रुवान मिंगहुई ने सीधे तौर पर एक बेहद ऊंची कीमत बताई, इससे अधिक होने पर लगभग नुकसान ही हो जाता। 600 मिलियन। मैं बस इतना ही ऑफर कर रहा हूँ। अगर बॉस रुवान और कुछ जोड़ना चाहते हैं तो मैं आपको दे दूंगा। अजय शर्मा ने बिना सोचे समझे सीधे एक ऐसी संख्या बता दी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी और रुवान मिंगहुई को चुनौती भरे अंदाज में देखा। बॉस लू मजाक कर रहे हैं? मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आपसे मुकाबला कर सकूं। ये देखकर कि अजय शर्मा ने वास्तव में 600 मिलियन की कीमत बताई है, उसने तुरंत हार मानने का फैसला किया, भले ही अजय शर्मा उसे उकसा रहा था। अब भी बहुत भोलापन है, ये तो सिर्फ स्वाभिमान की लड़ाई है। जमीन के पार्सल 5 को खरीदने के लिए 600 मिलियन खर्च करना मतलब विकास से पहले ही घाटा हो जाना। मुझे लगा था कि जो ताइफू प्लाजा का अधिग्रहण कर सके और हॉनफेंग रियल एस्टेट को भी नियंत्रित कर सके, वह एक जबरदस्त शख्सियत होगा, लेकिन वह कोई खास नहीं है। रुवान मिंगहुई ने तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा। 600 मिलियन एक बार में, 600 मिलियन 2 बार में, 600 मिलियन 3 बार में। बिक गया। हॉनफेंग रियल एस्टेट को भूमि पार्सल 5 के अधिग्रहण के लिए बधाई। इसके बाद हम भूमि पार्सल 4 के लिए नीलामी शुरू करेंगे। शुरुआती कीमत भी 300 मिलियन है और प्रत्येक बोली 10 मिलियन से कम नहीं होनी चाहिए। नीलामी अब शुरू होती है। 600 मिलियन। जैसे ही इसकी शुरुआत हुई, अजय शर्मा ने सीधे 600 मिलियन का आंकड़ा उद्धृत किया, जिससे पूरा आयोजन स्थल सन्नाटे में डूब गया। हे भगवान, क्या ये व्यक्ति पागल है? भूमि पार्सल 5 के लिए 600 मिलियन की बोली लगाना पहले से ही घाटे का सौदा था और भूमि पार्सल 4 वास्तव में 5 से थोड़ा छोटा है, फिर भी वह 600 मिलियन की बोली लगा रहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अजय शर्मा के कार्यों को सभी ने पूरी तरह से गलत समझा। जमीन खरीदते समय उन सभी को मुनाफा कमाने की उम्मीद थी। ये कैसी स्थिति थी कि विकास से पहले ही पैसा गंवाना पड़ा। यहाँ तक कि जोहू झाओगांग भी भौहें चढ़ा बैठा। क्या उन्हें जमीन के पहले टुकड़े के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए थी? अजय शर्मा इन अतिरिक्त जमीनों पर पैसा क्यों बर्बाद कर रहा था? हालांकि उसने कई बार बोलने की कोशिश की, लेकिन अजय शर्मा ने उसे रोकने के लिए इशारे किए, इसलिए वह चुप ही रह सका। उसी समय अजय शर्मा ने रुवान मिंगहुई की ओर फिर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बॉस रुवान, क्या आप प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं? यदि आप 600 मिलियन से अधिक की बोली लगाते हैं तो मैं इसे आपको दे दूंगा। हे बॉस लू तो बड़े उदार हैं, जो भी आपको खुश करे। लेकिन मन ही मन वह सोच रहा था, किस लिए तुमसे मुकाबला करूं, बड़े मूर्ख। मुझे पता है हार ही होगी, तो मैं क्यों मुकाबला करूं? मूर्ख। हालांकि उसकी भौहें तंग गईं। कुछ तो गड़बड़ है। जमीन हथियाने के लिए 2 बार पैसा गंवाना समझ से परे था। क्या यह महज बदले की भावना थी? निश्चित रूप से भूमि का चौथा भाग अजय शर्मा द्वारा फिर से आसानी से अधिग्रहित कर लिया गया। इसके बाद भूमि के भूखंड संख्या 3 और 2 के लिए भी अजय शर्मा ने सीधे 600 मिलियन की बोली लगाई और उन्हें खरीद लिया। ऐसा नहीं था कि दूसरे लोग इन्हें नहीं चाहते थे, लेकिन इस कीमत पर इन्हें लेना निश्चित रूप से नुकसानदेह होता। इस व्यक्ति को क्या हो गया है? क्या उसके पास बहुत पैसा है लेकिन खर्च करने के लिए कोई जगह नहीं है? उसे पता है कि यह नुकसान है, फिर भी वह इसे खरीदता है।